नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। आज सुबह की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हिमांशु आपको एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं, क्योंकि बेरमो विधानसभा उपचुनाव के बारे में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं, लेकिन अब जो है मामला रोचक होता जा रहा है, क्योंकि स्टार प्रचारकों का दौर शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय भवनाथपुर के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी है। सर, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, लोगों में चर्चाएं, जैसे ही कल आप आए बेरमो, तो लोगों में चर्चाएं होने लगी कि दुल्हा का पता नहीं है लेकिन बाराती चले आए हैं। तो सर, उम्मीदवार का पता नहीं है, स्टार प्रचारक चले आए हैं। तो क्षेत्र में सर जब प्रचार करने जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे? नहीं, देखिए, दुल्हा को तो बाद में एंट्री होता है, बाराती लोगों की तैयारी पहले से करनी होती है। और ये चुनाव है, ये जंग है। जंग जो है वो सेना से लड़ा जाता है, और सेना की क्या तैयारी है, क्या भूमिका है, कितने हम प्रिपेयर हैं इस चुनाव को लड़ने के लिए, जीतने के लिए, इसकी तैयारी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और देख रहे हैं। और यहाँ आने के बाद लगातार जो इन लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, अपने पार्टी के लोगों से भी, अन्य लोगों से भी, तो इतना हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बड़े मुस्तैदी से यहाँ तैयारी किए हुए हैं। और अबर बार का जो बाई इलेक्शन यहाँ हो रहा है, निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार हो, क्योंकि उम्मीदवार कोई भी हो सकता है, लेकिन लोगों के दिल में कमल का स्थान है, मोदी जी का स्थान है, तो इसलिए उनको जिताने के लिए बेरमो की जनता कृत संकल्पित है, ऐसा हम लोग महसूस कर रहे हैं। अच्छा सर, आप भी युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं पे दांव खेला है, तो लोग यहाँ पे चर्चा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो भी युवा होगा। तो आपके आगमन के बाद लोगों में ये चर्चाएं होने लगी हैं। नहीं, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कौन उम्मीदवार है, कौन चुनाव यहाँ से निकाल सकते हैं, किसकी पकड़ है, जनता में किसका डिमांड है। और कई स्तर से आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में लेयर बाय लेयर इसकी समीक्षा होती है, उसका रिपोर्ट जाता है, उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। तो ये कह देना जल्दबाजी होगा कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन जिस किसी को टिकट मिलेगा, बेरमो जितना हमारी प्राथमिकता है। और बेरमो ही नहीं, बेरमो और दुमका दोनों सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे उस दौर को भी मैंने देखा था, और बोकारो में जब आप आए थे तो आपका काम करने का एक स्टाइल अनोखा हुआ करता था। तो बेरमो में आपको उपचुनाव में प्रभारी नियुक्त किया गया है, तो क्या अनोखा होगा आपके आने के बाद? कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ तो एक अनार कई बीमार है, तो ये बीमारों की दवाई क्या लेके आए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री भी आप मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक अनार और कई बीमार। देखिए, किसी पार्टी में लोग इच्छा रखते हैं टिकट का और उनके समर्थक भी होते हैं, लेकिन अंततः पार्टी का नेतृत्व का जो फैसला होता है, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसके कार्यकर्ता अनुशासन में रहते हैं, और जो केंद्रीय नेतृत्व बातों को तय करेगा उसको मुझे लगता है कि हर एक कार्यकर्ता मानेंगे। और अभी की जो वर्तमान सरकार है झारखंड में, इससे लोगों का विश्वास टूट गया है। जैसे कांग्रेस ने ये कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी तो प्रत्येक घर में एक नौकरी हम देंगे। सरकार बने हुए आज 9-10 महीने हो गए, कांग्रेस की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा 2 लाख रुपए तक किसानों का लोन माफ हो जाएगा, उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहा है। आज अपराध, उग्रवाद, हर चीज में बढ़ोतरी हो गई है। तो सरकार से लोग बेचैन हैं, इस सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि ये चुनाव के बाद बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि सरकार से मुक्ति भी झारखंड की जनता पाएगी। अच्छा सर, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बेरमो विधानसभा में आपके उम्मीदवार करीबन 25,000 वोट से पीछे रह गए थे। तो ये जो बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि बेरमो विधानसभा में कभी भी कोई उम्मीदवार इतनी बड़ी मत से नहीं जीता था, तो अगली बार जो 25,000 का जो आंकड़ा है, इस आंकड़े को कैसे कम करेंगे? नहीं, आप उसका सीधा सीधा फार्मूला अगर समझ सकते हैं तो ऐसे समझिए कि जो हमारा LI पार्टी आजसू 13,000 वोट यहाँ से लाया था, वो 13,000 आज हमारे वोट में काउंट कर दीजिए और उनका 13,000 माइनस कर दीजिए। उस स्थिति में भी हम चुनाव जीत रहे हैं। तो हम इंटैक्ट हैं आजसू के साथ, बीजेपी के एक वर्कर इंटैक्ट है, और एक अच्छा माहौल है मोदी जी के पक्ष में और इस वर्तमान सरकार के खिलाफ में एक पक्ष बना है। जनता में ये डिमांड है कि यहाँ से बीजेपी जीते। अच्छा सर, आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं
और जिनके विरोध में आप आए हैं वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। तो एक स्वास्थ्य मंत्री दूसरे स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में प्रचार करने के लिए आए हैं और उनके पुत्र लगातार ये कहते हैं कि जब हम लोग का स्वास्थ्य मंत्री काल रहा है वो सबसे अनोखा रहा है झारखंड में और हमने सबसे ज़्यादा काम किया है, अस्पताल बनाया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे या सरकार रही, हमारे द्वारा बनाए गए अस्पतालों को भी आज तक शुरू नहीं करा पाए। नहीं, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा। जो हमारे अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र बाबू हम लोगों के बीच में नहीं है, मैं उनका बहुत दिल से सम्मान करता हूँ। आज भी मेरे मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा और सम्मान है। मैं उनके खिलाफ नहीं आया, वो अब हम लोगों के बीच में हैं भी नहीं। आज उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा है, लेकिन जो उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, उनका चाल चरित्र चेहरा क्षेत्र की जनता जानती है। और रहा बात कार्यकाल का, तो चाहे जैना मोड़ का रेफरल अस्पताल हो या बोकारो का सदर अस्पताल हो या चास का अस्पताल हो या बोकारो जिला के अस्पताल हो, एक एक अस्पताल को भानु प्रताप शाही ने बनवाया है। आप लोग इसके गवाह होंगे। उस समय मैंने 14 अस्पताल इस बोकारो डिस्ट्रिक्ट में बनवाया है। तो मेरे बनाए हुए अस्पताल को इन लोगों ने चालू नहीं किया। और उल्टा अगर आरोप आप लगाते हैं तो जनता बड़ी परिपक्व है, समझदार है और सब चीज़ों को गंभीरता से समझती है। अच्छा सर, अंत में, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, बेरमो की जनता आपको सुनना भी चाहती है, अंत में जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो बस इतना जानना चाहते हैं, क्योंकि बाराती तैयार है, गाड़ी तैयार है, दूल्हा कब आएगा? नहीं, देखिए, बाराती तैयार हैं, पूरा व्यवस्थित सब चीज़ है और बहुत सही समय पर दूल्हे का भी एंट्री होगा। और ऐसा दूल्हा हम लोग खोज करके उतारेंगे जिसको लोग एक्सेप्ट करेगा, जिसको लोग गले लगाएगा, जिसको लोग प्यार करेगा और जिसकी बारात धूमधाम से पहुंचेगी। और ये जो कांग्रेस के लोग मौर पहन करके घूम रहे हैं, इनका मौर उतर जाएगा, ये भी देखते रहिए। तो सुना आपने, ये भवनाथपुर के विधायक श्री भानु प्रताप शाही हैं, जिन्होंने साफ तौर पे इशारा कर दिया है बेरमो की जनता तनिक भी घबराए नहीं, इंतजार का फल मीठा होगा, दूल्हा आने ही वाला है। हो सके, क्योंकि इशारे में विधायक जी ने इशारा दे दिया है कि जनता जिसे चाहेगी, मतलब नया उम्मीदवार भी हो सकता है। अब जो होगा चंद घंटों के बाद पता चल ही जाएगा कि बेरमो विधानसभा का दूल्हा कौन होगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, बेरमो विधानसभा। नमस्कार, मैं जयलक्ष्मी नारायण आप तमाम दर्शकों का बोकारो के डी फोकस चैनल में स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बोकारो विधानसभा में फिर से वापस आ चुके हैं और एक बोकारो में एक चुनाव होने जा रहा है, बोकारो कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आइए, वहां बहुत गहमागहमी है, वहां जानते हैं किस चीज़ का चुनाव हो रहा है और लोग किसको वोट करेंगे। एक कोविड-19 को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है, साफ़ सुथरी जगहों पर बनाया गया है और तैयारी का जायजा लेने के लिए आइए हम लोग बात करते हैं, जानते हैं क्या चुनाव हो रहा है और क्या प्रत्याशी हैं, किन किन पदों पे चुनाव हो रहा है। तो हम जानेंगे ये सर क्या चुनाव हो रहा है। और इसमें अध्यक्ष का और डायरेक्टर का, जिसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं और इस बार कम 50% महिला को आरक्षण दिया गया है, जिसमें 4 महिला रहेंगी, 2 डायरेक्टर, यानी कुल मिला के 7 आदमी का चुनाव हो रहा है, जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चुनाव चलेगा। और इसके बाद फिर 5 बजे से वहाँ कार्यालय परिसर में इसका काउंटिंग होगा। उसके बाद वहीं पर जीत सभी लोगों को सुनाया जाएगा, कौन जीते, कौन क्या हुआ, कितना वोट मिला। कुल इसमें मतदाता जो है 727 में है, 727। अब जितना प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से वोट गिरेगा। क्या इनका पद जो रहता है वो क्या भूमिका निभाती है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को? कॉलोनी में जो डायरेक्टर हैं और जो उपाध्यक्ष हैं, ये लोग तो है ही। जो कॉलोनी का जो जैसे इलेक्ट्रिकल का है, सफाई का है, या बहुत तरह का बिजली का है, सब लोगों को जो कमेटी का जो मेन होते हैं चेयरमैन बाद सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये BSL से आते हैं। ये तीनों आदमी आ जाएंगे, फिर उसके बाद बोर्ड का गठन होगा। 10 आदमी हो गया, 7 को चुनाव, 3 BSL, 10 आदमी, फिर 5 आदमी झारखंड सरकार से आते हैं, जो यहीं का मेंबर लोग रहते हैं। अब उसमें कितना वो लोग कब आएंगे उसका नाम नहीं है, लेकिन उम्मीदवार कहाँ के रहते हैं? यहीं के स्थानीय के मेंबर ही उम्मीदवार रहते हैं, या जो मेंबर हैं, वेटिंग मेंबर हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। और उसके बाद 10 आदमी कमेटी पर बांट दिया जाता है, डायरेक्टर लोगों को काम बांट दिया जाता है कि आप ये काम देखिए, ये आप काम देखिए, ये आप काम देखिए। उस हिसाब से 5 वर्ष तक का चुनाव का कार्यक्रम 2015 से हुआ है, जो 5 साल अभी चलेगा। अभी चुनाव को लेकर कैसी तैयारी की गई है? आप लोग जान रहे हैं कोरोना का अभी चल रहा है कहर। कोरोना का हम लोग पूरा ध्यान रख करके सोशल डिस्टेंसिंग का किए हैं, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक। ये मैंने
क्या कहते हैं इसको, गोल घर लाइनिंग करवा दिए हैं। आपको जो वोटर जो जहाँ पर मतदाता वोट डालेंगे उसको दूरी दूरी से क्या कहते हैं बॉक्स बना दिए हैं। आप देख सकते हैं सामने में आपका लगा हुआ 8 गो बॉक्स है। एक बार में 8 मेंबर भी वोट दे सकते हैं और कम आएगा तो कम भी दे सकते हैं। लेकिन कोविड-19 का सब जगह बोर्ड सूचना दिया होगा। सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है, हैंड ग्लव्स का है, मास्क का व्यवस्था है, सारा चीज़ का हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सदस्य हमारे बता रहे हैं इन्होंने कि किस तरह से किया गया है, तैयारी की गई है कोरोना को लेकर। हम लोग देख सकते हैं कि देखिए एक लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करीबन अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं कि लोग अपना मत आकर यहाँ प्रयोग कर सके। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग जगह पर सामाजिक दूरी को बनाते हुए, जैसा कि अभी कोरोना काल है, लोग अपने आप को बचाव करते हुए अपना वोट दे सकते हैं। अभी अब देख रहे हैं कि एक आदमी यहाँ पर अपना वोट दे रहे हैं और लगभग ये चुनाव जो है शाम 4 बजे तक चलेगा और उसके बाद यही तय करेगा कि कौन जो डायरेक्टर बनेंगे और जो उपाध्यक्ष बनेंगे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को किस प्रकार से चलाना है, इसकी तैयारी करेंगे। देखिए, कोऑपरेटिव में जो चुनाव चल रहा है जिसके बारे में लक्ष्मी नारायण ने आपको बताया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह जो प्रत्याशी हैं और जो वोटर हैं, जैसे ही वोटर यहाँ एंट्री करेंगे तो उन्हें थर्मामीटर से चेक किया जा रहा है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह का गोल मार्क लगाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर इस चुनाव को कराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख लें, क्योंकि सोसाइटी का चुनाव है, बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो लिमिट लोग आएंगे उनके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। हमारे साथ कुछ उम्मीदवार भी हैं जो उपाध्यक्ष पद से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय जी हमारे साथ हैं इस समय। किन मुद्दों पर चुनाव होगा? ऐसा है कि हमारी 4 ही प्राथमिकता है इसमें: सुरक्षित कोऑपरेटिव, स्वच्छ कोऑपरेटिव, समृद्ध कोऑपरेटिव। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। और पहले भी मैं ट्रेजरर पे था, बहुत सारी काम किया, और इस बार भी अगर जिस तरह से लोग मैं उम्मीदवार हूँ, जिस तरह से लोग हमसे उम्मीद जगाए हुए हैं, अगर मैं जीत के आता हूँ तो ये प्राथमिकताएं मेरी ये रहेगी और मैं ज़रूर इस पे अमल करूँगा और काम करूँगा। अच्छा, संजय जी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं स्वच्छ, सफाई और सुरक्षा पर। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस सोसाइटी सुरक्षित है नहीं, क्योंकि दीवार टूट चुका है। सफाई की बात करूं तो अभी चंद दिन पहले ही तमाम लोगों ने सड़क पर आकर कचरा फेंकने का काम किया, तो सफाई के मुद्दे में भी सोसाइटी फैल रहा। तो आपके आने के बाद क्या लगता है कि किस तरह से सुधार कर पाएंगे? प्रयास से हर चीज़ संभव है और निश्चित रूप से स्वच्छ भी हमारी कॉलोनी होगी, सेफ्टी भी कॉलोनी होगी, समृद्ध भी होगी। तो सोसाइटी में ऐसा कौन क्या हुआ है जिसे लेने के लिए उम्मीदवारों की मार होती है? जब भी सोसाइटी में कोई अध्यक्ष बनता है या डायरेक्टर बनता है, उस पर FIR हो ही जाता है। ये आपका प्रश्न ही गलत है। सोसाइटी बहुत बढ़िया चीज़ है और यहाँ पर जो भी काम हो रहा है आगे बहुत बढ़िया होगा। जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे, है कि नहीं? बहुत साल। देखिए, BP सिंह साहब भी हमारे साथ है, सोसाइटी में बहुत साल इन्होंने दिया है। सर, क्या कारण है कि सोसाइटी छोटा है लेकिन विवाद बड़ा रहता है? हमेशा कुछ ना कुछ विवाद में फंसी जाता है सोसाइटी, और जो पद पे रहते हैं उन पे एक बोनस में FIR हो ही जाता है। जी 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 एक्चुअली ऐसा है कि मेरे द्वारा जितना विकास का कार्य किया गया है, इसके बाद में इस विकास के कार्य को देखते हुए ये बहुत सारे कैंडिडेट इस बार खड़े हो गए हैं, तो ये लोग सोसाइटी के और विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमको लगता है खड़े हुए होंगे। अब धन की लालसा इन लोगों में नहीं होगी, हमको लगता है। अच्छा, तो मतलब कैसे विकास होगा? मतलब एक FIR होता था, अब 2 होगा। हाँ, अब एक ज़्यादा FIR होंगे। अच्छा, संजय जी हमारे साथ है। BP सिंह साहब कह रहे हैं कि बोनस में दिया जाएगा, जो लोग उम्मीदवार बन के आएंगे और जीत के आएंगे, हम आशा करते हैं कि 2 FIR हो। देखिए ऐसा है कि FIR की जहाँ तक बातें हैं, तो मेरा इस पे एक अपना विचार यही है कि अगर आप जो हमारा बायलॉज है, जो हमारा BSL से जो हमारा एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है, या उन जो एक्चुअल एग्रीमेंट है, अगर उस अनुसार उस ये पे हम लोग चलें और काम करें तो कहीं FIR और वो आने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप बायलॉज का उल्लंघन करते हैं कुछ निजी स्वार्थ के ये में, तो जरूर FIR होगा। मेरा नाम BP गुप्ता हुआ, मैं वाइस चेयरमैन के लिए खड़ा हूँ और
रह गई आप जो कह रहे हैं कि सुरक्षा और सफाई हैं, तो इसका तो हमारी पूरी टीम जो है, चाहे हमारे साथी हो या हमारे विरोधी हो, सब चाहेंगे कि अच्छा से अच्छा काम हो सोसाइटी में, समझे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि हम लोग आते ही बहुत सुंदर काम हर क्षेत्र में करेंगे। अच्छा देखिए, अब ये तो उम्मीदवार थे, लेकिन वोटर भी इस जगह आना शुरू हो चुके हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके वोटर खड़े हैं। कुछ वोटर हैं हमारे साथ, क्या देखकर वोट करेंगे? हम लोग को तो सोसाइटी का काम चाहिए, पिछला काम कैसा हुआ और आगे हम लोग उसी से विचार करेंगे। अच्छा, क्या कारण है कि जो लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं वो जैसे ही दूसरे बार चुनाव होता है तो उसमें भागीदारी नहीं करते हैं? वो तो एक्सपीरियंस उनके ऊपर है, उनको क्या क्या परेशानी उस जिस पीरियड में वो रहे, उनको क्या क्या परेशानी रहा नहीं रहा, काम कर पाए नहीं, काम नहीं कर। सुना आपने, हर लोगों की अलग अलग बातें हैं। छोटा कोऑपरेटिव जरूर है लेकिन विवादों के घेरे में जरूर रहता है। लेकिन तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका साफ कहना है कि इस बार जो लोग चुनाव में आए हैं वो एक विज़न के साथ आए हैं कि इस बार जो कोऑपरेटिव का चुनाव होगा और अगर हम जीत के आएंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्वस्थ भी बनाएंगे, सुरक्षित भी बनाएंगे और जो छोटा सा परिवार है इसमें मिलकर हम लोग तमाम लोग एक साथ रहेंगे, ऐसा जो उम्मीदवार है उनका कहना है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी हिमांशु, कोऑपरेटिव। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कुमार जयमंगल अपनी दुगनी ताकत से बेरमो विधानसभा की गलियों में घूमने लगे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए कुमार जयमंगल जी हैं। बहुत बहुत बधाई हो पहले आपको कि महागठबंधन के उम्मीदवार आप बने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब लोग जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं, पहला चुनाव आपका है, कौन से एजेंडे के साथ लोगों के पास जाएंगे, क्या बताएंगे और कैसे लोगों को अपने पक्ष में करेंगे? देखिए, एजेंडा कुछ नहीं है। मेरे परिवार ने हमेशा बेरमो की जनता का सेवा करने का काम किया है और ये सबसे बड़ा मिसाल है कि 6 बार बेरमो की जनता ने मेरे पिता को चुना है। ये अपने आप में एक विश्वास दिखाता है बेरमो की जनता को कि बेरमो की जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती आ रही थी वो काम कर रहे थे और मैं उनका बेटा हूँ। तो जिस प्रतिनिधि को बेरमो की जनता के पूर्वजों ने चुना, अभी की जनता ने चुना, उस प्रतिनिधि में कोई खोट ऐसी नहीं होगी जो उनके बेटे में संस्कार की कमी हो। और निश्चित तौर पर जहाँ पे आप खड़े हैं हिमांशु जी, ये पिचरी है और पिछले बार राजेंद्र बाबू को पिचरी से 4,500 वोट मिला था, जो उनके जीवन काल में 8 बार के चुनाव में कभी नहीं मिला और पहली बार जनता ने इतना ज़्यादा वोट देके जिताया था। निश्चित तौर पर मैं 3 चुनाव 4 चुनाव से देख चुका हूँ यहाँ पे परिस्थिति। मैं बस इतना बोलूँगा कि जीते जी मुझे अपने पिता का नाम रोशन करने का मौका नहीं मिला। शायद मेरे पिता के जाने के बाद मैं पिता को वो पल दिखा सकूँ यहाँ से कि उनकी जनता ने मेरे पे विश्वास जो किया और जिताया, तो शायद कहीं ना कहीं उनको गर्व हो कि उन्होंने जो संस्कार मेरे में या मेरे भाई में दिया था वो आज जनता के बीच में जीवित हमने रखने का काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भानु प्रताप शाही जी, बेरमो में उनका दौरा चल रहा है, उन्होंने कहा कि बेरमो की जनता कुमार जयमंगल सिंह के चाल, चरित्र और चेहरे को जानती है और आने वाले समय में बताएगी। तो ये चाल, चेहरा, चरित्र क्या छिपा के आपने रखा है जो देख नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो महाभारत युग से चला आ रहा है कि मामा का विरोध भगना ज़रूर करते हैं। मैं भी मामा लोग को तंग करता हूँ। भानु जी रिश्ते में मेरे भगने लगते हैं और मैं उनका मामा लगता हूँ, तो मामा को तंग करना उनका दायित्व बनता है। रह गई मेरी चाल चरित्र की बात, तो निश्चित रूप से वो मेरा प्रचार कर रहे हैं कि बेरमो की जनता जानती है कि अनूप सिंह वक्त पर, मौके पर और सामने और उचित समय पर लोगों का काम करने का प्रयास करता है, जो उनको भी मालूम है और बेरमो की जनता को भी मालूम है। वो हमारे विधानसभा में आए हैं, चुनाव तक रहेंगे और ननिहाल नानी का घर जो होता है वहाँ आना उनका बनता है। तो
नानी का घर है उनका, और भगना तो ब्राह्मण के रूप में होता है। वो मेरे बारे में कितना भी कटाक्ष करें, मैं तो उनको पैर छू के प्रणाम ही करूँगा, क्योंकि मैं जो कंस और कृष्ण का जो हुआ है उसमें मैं भगना से हारना नहीं चाहता हूँ। अच्छा, आपके भगने ने एक बात और बताया, फार्मूला भी बताया है आपके लिए। कहा है कि 25,000 का आंकड़ा बता कर डराए नहीं लोगों को, क्योंकि फार्मूला स्पष्ट है कि आसू चुनाव लड़ी थी, 13,000 तो पहले हमारे खाते में आ चुकी है। जो बच गया है उससे दुगनी ताकत से हम लोग प्रयास करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी। तो मतलब 25,000 का आंकड़ा सुन के वो भी डर रहे हैं, तभी तो ये बात बोल रहे हैं। देखिए, मैंने नहीं डराया है और ना मेरे पिता ने डराया है। बेरमो की जनता ने साबित किया है कि राजेंद्र बाबू को जो प्यार और स्नेह मिलता था वो 50 साल के काम के एवज में इस बार उनके बेटे को ज़रूर बेरमो की जनता देगी। और निश्चित तौर पर एक बेटा होने के नाते, राजेंद्र बाबू का संस्कार होने के नाते, मैं उस 25,000 वोट को दुगने रफ्तार से डबल करने का काम करूंगा। और आने वाले समय में जिस तरह से राजेंद्र बाबू काम करते थे उस तरीके से ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर मैं काम करने का प्रयास करूंगा। रह गई बात भानु जी की, तो भानु जी से मैं बस इतना ही आग्रह करूंगा कि आप आए हैं, 2 वोट अगर आप अपने पार्टी के लिए मांगने जाइएगा तो 2 वोट अपने ननिहाल के इस मामा के लिए भी मांग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, राजनीतिक दाव खेलने में अनूप सिंह भी अब माहिर हो चुके हैं और अनूप सिंह ने राजनीतिक जवाब राजनीतिक तौर से दिया है और भगने को सलाह दिया है कि मामा घर आए हैं, उनका स्वागत है। कैमरामैन लक्ष्मी के साथ जीपी हिमांशु, बेरमो। कसमार थाना क्षेत्र के गर्री निवासी विवेक कुमार चौबे की पत्नी स्वीटी कुमारी की मौत मामले में नया मोड़ आया है। स्वीटी कुमारी के मामा ब्रजेश कुमार मिश्रा और स्वीटी के परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाते हुए बताया कि पोस्टमार्टम से साफ हो चला है कि स्वीटी ने आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उसकी हत्या हुई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वीटी के मामा ब्रजेश कुमार मिश्रा ने जिला प्रशासन से स्वीटी के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। आपको बताते चले कि स्वीटी कुमारी का शव पंखे से लटका हुआ मिला था, जिससे लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब स्वीटी के मामा और उसके परिजनों ने लड़का और उसके परिवार की गिरफ्तारी की मांग की है। इस पूरे मामले में हमें दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मेरी भगनी की शादी 28 जून को, इसी 28 जून को कसमार निवासी विवेक चौबे के साथ हुई थी और शादी के बाद से दहेज के लिए हमेशा प्रताड़ित किया जाता था भगनी को, और प्रताड़ित करके उसके अकाउंट से अनेक बार 10-10 हज़ार रुपया करके ले लिया गया। 2 लाख रुपया का डिमांड था उनका, 2 लाख रुपया और एक इन्वर्टर। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं उस पैसे के जुगाड़ के लिए। ये मूल निवासी हैं चतरा के, अपने पैतृक आवास चले गए ज़मीन बेचने के लिए, और वहाँ के लोगों ने कहा कि ठीक है 2-3 महीना का समय दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री कराएंगे। ये आके उनको बोले कि आप मारपीट नहीं कीजिए, हाथ जोड़ते हैं, अब संबंध हो गया है तो इसको निवाह करना चाहिए, 2 लाख रुपया आपको हम दे देंगे और इन्वर्टर भी ले देंगे। और अचानक रोज़ रोज़ की यही घटना थी। सब पैसा का हम लोग को अभी ज़रूरत है, तुरंत पैसा चाहिए, इतना माहौल गर्म कर देते थे, सब मिलके झंझट करते थे। बेचारी को इतना प्रताड़ित किया जाता था। लड़का हमेशा मारपीट करता था, हमेशा मारपीट करता था। तंग आ गई थी लड़की, तंग आ गई थी। और चूँकि पिताजी को अभी शादी किए हुए अभी बहुत कम समय हुआ था, पिताजी को दुखी नहीं करना चाहती थी, और पिताजी का सामर्थ्य नहीं था कि और दूसरा कोई व्यवस्था कर सके, तो इसलिए मार खा खा कर रहती थी वहाँ पे। इसी बीच 3 तारीख को इनको 9 बज के कितना मिनट में 15 मिनट में फ़ोन आया कि सिटी सुसाइड कर ली है। जब आनंद फानन में हम लोग गए वहाँ देखे तो देख के दंग रह गए। लाश और पंखा के बीच की दूरी इतनी कम थी कि लड़की का घुटना पलंग से टच कर रहा था। देखने से स्पष्ट हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। उन्होंने बहुत तरह का बात कहा, माफ़ कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जघन्य अपराध हुआ है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध हुआ। और हम लोग मन महसूस के, हम लोग जानते थे, पूरा परिवार सम्मिलित है इसमें।
और बिना सहमति से ये काम नहीं हो सकता है। एक आदमी ये काम नहीं कर सकता है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाने लग गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जघन्यतम क्रूरतम तरीके से लड़की को मारा गया है। और ये हत्या एक आदमी नहीं कर सकता है। ये हत्या पूरे परिवार के लोग मिलके ही किए हैं, पूरे घर के नॉलेज में हैं और सबों ने छिपाया। रात भर लाश को मार के सवेरे 9:30 बजे इन्होंने फ़ोन किया और हमने एसपी साहब को फ़ोन किया कि सर इतना बड़ा अपराध हो गया है, अभी तक पुलिस नहीं गई है। एसपी साहब ने वहाँ से पुलिस भेजा, जबकि पुलिस वहाँ से 200 मीटर दूर है। पुलिस को जानकारी तक नहीं दी गई। तो जिला प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? लड़का के पूरे परिवार को अरेस्ट करना चाहिए, जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए। और लड़का का पूरा परिवार इतना दबंग प्रभावशाली है कि हम लोगों को बार बार डर है कि हमारे साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। हम लोग को धमकी दिया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कितने प्रभावशाली लोग हैं। और प्रभाव तो हम दिख गया, उनका प्रभाव तो दिख गया। प्रभावशाली लोग तो हैं, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग कमज़ोर लोग हैं, विवश लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। हम लोग को न्याय चाहिए। हमारे एफआईआर के अनुसार परिवार के सभी लोगों की गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और उनसे कठोरता से पूछताछ होना चाहिए कि कितने लोग इस हत्या में शामिल थे। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। 2 दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र में जमे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी दौरे के दूसरे दिन लोगों से मिलने के क्रम में जारंगडीह स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे। भाजपा के जारंगडीह कार्यालय पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी अगवानी करते हुए उनका सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने सांसद के समक्ष क्षेत्र की जन समस्याओं को रखा। जन समस्याओं से अवगत होने के बाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि लंबे अरसे से आम लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल सकी है। इसके बावजूद वे जन समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं।